सेनापति रुकिए रुकिए रुकिए। मैं देख रहा था उस नगर के लिए जिस नगर में ऐसे राजा का राजपाट चल रहा था। वह राजा कोई और नहीं, वह राजा था श्रेणी। सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। जय हो जय हो। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड की पौनगिरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सभी, जहाँ सुखी थी। और ये नाटिका प्रस्तुत है। हेलो सेनापति जी महाराज। हेलो जा करके राज जोशी जी को मेरे सामने प्रकट करें। जी महाराज, जो आज्ञा। द्वारपाल महाराज की आज्ञा है कि राज जोशी जी को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। जी सेनापति जी। चले चले फिर चले चले देखो मंत्री चले चले फिर चले चले देखो मंत्री साथ चले, राज जोशी साथ चले। प्रणाम महाराज। आसन ग्रहण करें जोशी जी। और जोशी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। कहिए महाराज, कैसे याद किया मुझे? जोशी जी, मुझे बहुत सी चिंता सताए हुए है कि मेरे न रहने पर इस राज्य का राजा कौन होगा। इसके लिए मेरे पास एक युक्ति है महाराज। कैसी युक्ति है, जल्दी बताएं। क्यों ना सभी राजकुमारों की परीक्षा कराई जाए महाराज। कैसी परीक्षा ली जाए? तो सुनिए महाराज, सभी राजकुमारों की परीक्षा इस प्रकार ली जाए। सबसे पहले महाराज, सभी राजकुमारों के शीश पर शक्कर का एक एक घट रखकर राज्य के सिंह द्वार तक जाने का आदेश दिया जाए महाराज। ठीक है। और अगली परीक्षा जो होगी महाराज, वह यह है कि जो भी राजकुमार सर्वथा नवीन घट में ओस की बूंद भरकर लाएगा, वही राजा बनने का अधिकारी होगा महाराज। ठीक है जोशी जी। और अंतिम परीक्षा जो ली जाए महाराज राजकुमारों की, कि सभी राजकुमारों को एक साथ भोजन करने के लिए बैठाया जाए महाराज। और वह भोजन करने में इतने तन्मय हो जाए कि उसी समय उनके समकक्ष कुत्तों को छोड़ दिया जाए महाराज। और जो भी राजकुमार उस स्थिति पर उठकर भागना खड़ा हो, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य होगा महाराज। इस प्रकार सभी राजकुमारों की परीक्षा लेकर आप राज्य के उत्तराधिकारी का निर्धारण कर सकते हैं महाराज। ठीक है जोशी जी, मैं सभी पुत्रों की परीक्षा लेता हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें महाराज। जाइए जोशी जी। सेनापति राजकुमारों को बुलाने के लिए गए हैं। राज दरबार में सभी उनके पुत्र उपस्थित होने वाले हैं।
और उनका देखिए आगे क्या हाल होता है, किस तरह से उनकी परीक्षा दी जाती है। राजमहल में तुम ये देखो उनके बेटे आते हैं, आगे पीछे पीछे आगे सारे बेटे आते हैं, सारे बेटे आते हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवन। आपने हमें कैसे याद किया पिताश्री? हमने सभी लोगों को इसलिए बुलाया है कि मेरी बहुत चिंता सताए हुए है और मेरी इच्छा है कि तुम सभी लोग शक्कर का घट रखकर और नवीन सिंह द्वार तक जाएं। जैसी आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा को मान लेती है और पिता की आज्ञा के अनुसार वह शक्कर के घट को रखते हैं और सारी विधियों को समझा दी जाती है कि किस प्रकार से आप उत्तीर्ण होंगे। द्वारपाल, द्वारपाल, यह घट उठाकर अपने सिर पर रखो और मेरे साथ चलो। राजकुमार शक्कर से भरा हुआ घट अपने सिर पर ले जाते हैं, लेकिन राजा सैनिक अपने द्वारपाल के सिर पर घट लगाकर बड़ी चतुराई से खाली हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और सिर द्वार तक जाकर के वापस लौटते हैं। महाराज देख लेते हैं कि इस परीक्षा में कुमार श्रेणी को उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती ही जाती है कि मैं अब चिलाती को रुद्राधिकारी कैसे बना सकता हूँ श्रेणी को छोड़कर। तो महाराज पुनः कुछ समय बाद राजकुमारों को बुलाते हैं। अब आप आगे का दृश्य देखिएगा। सेनापति, द्वारपालों से बोलो कि फिर से एक बार सभी पुत्रों को एक साथ लेकर मेरे पास आए। जो आज्ञा महाराज। और सेनापति को आज्ञा दी जाती है। महाराज की आज्ञा है कि सभी युवराजों को राजमहल में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी गया और आपके पुत्रों को लेकर के आया। चले चले वो चले चले पुत्रों को लेने चले, चले चले वो चले चले पुत्रों को वो लेने चले। पिताजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो। आपने हमें फिर से याद किया पिताश्री। हाँ, मैंने फिर से याद किया और मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी पुत्र बैठ करके एक साथ भोजन करें। जैसी आज्ञा पिताश्री। मंत्रीगण, सेनापति, जो जी महाराज। सभी को एक साथ बिठालकर भोजन कराएं। जो आज्ञा महाराज। देखते हैं। भोजन देखो साथ में करते राजमहल के द्वारे, द्वारे द्वारे देखो देखो राजमहल के द्वारे। छप्पन भोगी थाली आगे राजा श्रेणी के द्वारे, तभी ये देखो आप देख रहे हैं कुत्ते के डर से सभी राजकुमार वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन कुमार श्रेणी ही वहां निर्विघ्न रूप से आहार कर रहे होते हैं और महाराज की चिंता पुनः बढ़ जाती है। अब मैं क्या करूं?
सभापति, जी महाराज। जाकर के मतिसागर मंत्री को बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। द्वारपाल जाओ और मतिसागर मंत्री को महाराज के राज दरबार में प्रस्तुत करो। व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में मतिसागर नाम के अपने घनिष्ठ और प्रिय मंत्री को उन्होंने बुलाया, उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए, क्योंकि वो चिंतित हैं। परीक्षाओं से तो राजा श्रेणक ही सफल हुए और इस सफलता के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई। अब देखिए क्या परामर्श देते हैं हमारे मतिसागर महामंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं राज दरबार में। महाराज की जय हो। आसन ग्रहण करें मंत्री जी। महाराज आपने मुझे यहाँ किस कहाँ बस याद किया है? मंत्री जी, मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि मुझे बहुत चिंता सताई जा रही है कि मेरे न रहने के बाद इस राज्य का राजा कौन होगा। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार श्रेणक ही इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। मंत्री जी, जोशाचार्य के कहने पर मैंने उनकी परीक्षा ली है और उसमें कुंवर श्रेणक ही उत्तीर्ण हुआ है, परंतु मैं यमदंड को वचन दे चुका हूँ कि जो भी उसकी पुत्री का पुत्र होगा वो भी इस राज्य का राजा होगा। महाराज आप चिंता न करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राजकुमार श्रेणक को यहाँ से कहीं दूर निष्कासित करवा दूंगा, जिससे कि आपकी चिंता भी मिट जाएगी। मंत्री जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई कि आप हमारे प्रश्नों, जो मेरी शंका है, उसका जल्द से जल्द निराकरण करें। जी महाराज, आज्ञा दें। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण यही सोचते हुए जाते हैं, अब मैं कुमार श्रेणक को कैसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने। मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार, महाराज आपसे किसी कारणवश बहुत क्रोधित हो गए हैं। क्या महाराज मुझसे क्रोधित हो गए हैं? हाँ, अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो ना जाने वो आपको कौन सा दंड देंगे। आपके हित में यही उत्तम है कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। हे मंत्री जी, बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो महाराज मुझे दंड देना चाहते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब समस्त राजकुमार भोजन कर रहे थे तब कुत्तों के आ जाने के कारण शेष राजकुमार ने अपना भोजन त्याग दिया, परंतु कुत्तों के रहते हुए भी आपने उनका स्पर्श किया हुआ भोजन किया, जिससे कि महाराज रुष्ट हो गए हो। तो ये भी कोई आश्चर्य की बात है? आप ही बताइए मंत्री जी, यदि मैंने कुत्तों के सामने बैठकर बुद्धिमत्ता और साहस से भोजन किया तो इसमें इतना क्रोधित होने वाली कौन सी बात है? राजकुमार, ये समय न्याय अन्याय का नहीं है। अभी आप यहाँ से प्रस्थान करिए। महाराज अभी बहुत क्रोधित हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा। वैसे तो राज्य के उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, फिलहाल आप यहाँ से अभी प्रस्थान करें। मंत्री जी, यदि आप और महाराज यही चाहते हैं तो मैं अवश्य है राज छोड़कर चला जाता हूँ। पूरे महल में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या राजकुमार कहाँ चले गए? महाराज के क्रोध होने के कारण वे महल छोड़कर चले गए हैं। क्या राजकुमार महल छोड़कर चले गए? मेरा पुत्र चला गया। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा क्या किया था जो इस तरह से मुझे मारने में और मेरे पीछे हो गए? हे भगवान, मेरा पुत्र अपने माता पिता को छोड़ कर चला गया। अरे यहाँ तो बहुत तेज धूप है, मैं किसी छाया जगह पर बैठकर आराम करता हूँ।
जीव का जब पुण्य का उदय आता है तो ऐसा ही होता है। उसे चलते चलते कोई ऐसा मनुष्य मिलता है जो उसकी किस्मत को बदल के रख देता है। देखेंगे आप अब आगे। हे मित्र, तुम कौन हो? मित्र, मैं राजगृही से उपराजा श्रेणी का राजदूत हूँ। हे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राज्य के किसी कारण से आया था, पर मैं वन में कहीं भटक गया हूँ मित्र। हे मित्र, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ मित्र, मैं काफी समय से जंगल में घूम रहा हूँ। क्या तुमने भोजन किया है क्या? नहीं मित्र, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया है। तो चलो चलते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है मित्र, पर मित्र मैं एक उच्च जाति का हूँ और एक उच्च जाति के यहाँ ही भोजन करूँगा। चलो मित्र, पास में ही नंदी ग्राम है, वहाँ चलते हैं, किसी ब्राह्मण का भोजन करेंगे। ठीक है मित्र, चलिए चलते हैं। और वह उच्च वर्ग के राजघराने का वह व्यक्ति राजघराने से भोजन करेगा। देखेंगे आप अब आगे उस नंदी ग्राम में क्या होगा। नंदी ग्राम और कितनी दूर है? वो लगता है सामने नंदी ग्राम ही दिख रहा है मित्र। ठीक है मित्र, चलिए चलते हैं। मेरे को यह ब्राह्मण का ही घर दिख रहा है। चलो चलते हैं मित्र। चलिए मित्र। प्रणाम मित्र, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं सेठ इंद्रदत्त हूँ। हम लोग काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं और हम लोग बहुत दिनों से भोजन भी नहीं किया है। क्या आपके यहाँ शुद्ध अंजल की व्यवस्था हो पाएगी? हो जाएगी मित्र। हे मित्र, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं राजगृही से उपसैनिक राजा का राजदूत हूँ। क्या राजदूत? अगर तुम राजदूत हो तो तुम्हें हमारे यहाँ पानी तो क्या अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से। हे ब्राह्मण, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे अन्न जल देने से मना किया है। इसका भोग तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा और अपने इस कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। हे मातुल, तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं और चलते हैं भोजन के लिए। चलो मित्र। सम्मान का भोजन उचित होता है। इस प्रकार अपमानित होकर कुमार तुम मुझे बिना सूचित किए कहीं मत जाना। मैं घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से तुमको बुलावा भेजूंगा। ठीक है मातुल, मैं यहीं विश्राम करता हूँ। ठीक है। ऊपर तालाब के किनारे राजा श्रेणी विश्राम करते हैं और उनके मित्र इंद्रदत्त अपने घर चले जाते हैं। लंबी यात्रा करके वो घर लौटे हैं। उनके घर के लोग सब आपस में मिलते हैं और इसी बीच उनकी पुत्री नंदीश्री भी मिलती है। और देखिए पुत्री नंदीश्री। प्रणाम पिताश्री, आप आ गए? हाँ पुत्री, अभी ही आया हूँ। पिताश्री, आप अकेले ही आई हैं, आपके साथ कोई मित्र नहीं आई? नहीं पुत्री, इस बार मेरे साथ कुमार श्रेणी का आए हैं, जो देखने में अत्यंत सहज, गुणवान और सुंदर लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्होंने मेरे से अनेक अटपटे प्रश्न पूछे, जिससे मुझे उनका मानसिक संतुलन सही नहीं लगा है। अच्छा पिताजी, उन्होंने आपसे कैसे प्रश्न किए? जैसे पुत्री, वो मुझे बात बात में मातुल कह के पुकार रहे थे। भला कोई अजनबी किसी को मातुल कह के कैसे पुकार सकता है? पिताश्री, वो पागल नहीं है, उन्होंने तो वो विद्वान सिद्ध हो रहे हैं। मातुल अर्थात मामा के लिए तो भांजा अत्यंत प्रिय शब्द है। वो आपके शब्दों की कृपा पात्र बनना चाहते थे। अच्छा पुत्री। जी पिताजी। फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक स्वच्छ नदी बह रही थी।
तो वो स्वच्छ नदी में जूते पहन के चले गए। भला कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जो स्वच्छ नदी में जूते पहन के चलेगा? पिताजी, उन्होंने स्वच्छ नदी में जूते इसलिए पहने, नदी में चलने से नंगे पैर कंकड़ पत्थर आदि चुभ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जूते पहने। अच्छा पुत्री। जी पिताजी, फिर आगे चलते चलते कौन से प्रश्न पूछे? पुत्री, जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे तो हम लोग थक गए। थकने के बाद एक विशाल वृक्ष के नीचे हम विश्राम कर रहे थे। फिर उन्होंने वृक्ष के नीचे छाता खोल लिया। भला कोई विचित्र ही प्राणी लग रहा था जो वृक्ष के नीचे भी कोई छाता खोलता है क्या? पिताजी, इन सब बातों से तो वो विद्वान सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने वृक्ष के नीचे छाता इसलिए खोला क्योंकि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पक्षियों के द्वारा पीट करने से बचाव हो सके, इसलिए उन्होंने छाता खोला। अच्छा पुत्री। जी पिताजी। फिर हम लोग थोड़ा और आगे चले तो एक हरी भरी नगरी पड़ी रास्ते में। तो वो मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि ये नगरी वीरान है या हरी भरी है? भला कोई हरी भरी नगरी को वीरान कैसे कह सकता है? पिताजी, वो तो वास्तव में विद्वान सिद्ध हो रहे हैं। उनका कहने का आशय यह था, जहाँ पे धर्मात्मा पुरुष का वास हो, जहाँ जिन चैत्यालय मंदिर व जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो, वहाँ पर धर्मात्मा पुरुष का आवास रहता है और वह नगरी हमेशा आबाद रहती है। और जहाँ पे जिन चैत्यालय मंदिर व जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा नहीं होती है, वह तो पहले से ही उजड़ी हुई है। अच्छा पुत्री। जी पिताजी, इन सब बातों से तो वो विद्वान सिद्ध हो रहे हैं। मैं उनकी परीक्षा स्वयं लेना चाहूंगी। नंदश्री। ठीक है पिताजी। नंदश्री पिता के इन प्रश्नों को सुनकर बहुत ही सोचती है कि कुमार श्रेणिक बहुत बुद्धिमान है। अब मैं ऐसे बुद्धिमान पुरुष की स्वयं परीक्षा लूंगी। श्रेणिक के पास जाती है। हे सुंदरी, क्या आप ही श्री इंद्रदत्त के साथ यहाँ आए हुए हैं? हाँ, मैं ही इंद्रदत्त के साथ यहाँ तक आया था और उन्होंने इस तालाब के किनारे मुझे विश्राम करने के लिए कहा था। आप कौन है सुंदरी? मैं, आप जिन सेठ इंद्रदत्त के साथ आए हुए हैं, उनकी पत्री नंदश्री, मैं उसकी सखी हूँ। अच्छा। आप जिन सेठ इंद्रदत्त के साथ यहाँ आए हुए हैं, उनकी पुत्री अत्यधिक रूपवान है। उन्होंने ही मुझे इस नग में तेल देकर आपको शीघ्रता से लगाने के लिए भेजा है। क्या नंदश्री ने एक नग तेल भेजा है? नंदश्री परीक्षा के लिए कुमार के लिए एक नग तेल भेजती है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई एक नग तेल को अपने पूरे शरीर में लगा सकता है? लेकिन इसी में कुमार श्रेणिक की बुद्धिमानी का परिचय होगा। अब आप देखिए। इसका भी उपाय सोच लेते हैं। जमीन में एक गड्ढा करते हैं और उसमें सारा जल डाल देते हैं, जिससे वो तेल ऊपर आ जाता है और वह अपने शरीर में लगा लेते हैं। हे कुमार, आप इससे शीघ्रता से स्नान करिए और घर आ जाइए। ठीक है सुंदरी। हे निपुणमती, हे कुमार, आप मुझे सेठ के घर का पता तो बताते जाइए। निपुणमती से जब वो पूछते हैं कि इंद्रदत्त सेठ के घर का पता क्या है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती है, सिर्फ अपने हाथ से एक पत्र छोड़ के जाती है, जो कुमार देख लेते हैं। अब कुमार यह सोचते हैं, मैं इंद्रदत्त के घर कैसे जाऊं, और वे घूमते घूमते इंद्रदत्त का घर ढूंढते हैं। निपुणमती, मुझे तो जैसे सेठ ताल का चिन्ह देकर गई है, मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि सेठ का घर कहाँ है?
लगता है साल का वृक्ष यही है और सेठ इंद्रदत्त का घर भी यही है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो पूरे में कीचड़ और ईंट रखे हुए हैं। मैं घर में कैसे प्रवेश करूंगा? लेकिन पूरे नगर में तो कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं है, सिर्फ इस घर के सामने ही कीचड़ जमा हुआ है। लगता है कुमारी ने यह एक परीक्षा लेने के लिए रचा है। ठीक है, यदि मैं कीचड़ से जाता हूँ तो मेरे वस्त्र और मेरे पैर दोनों ही गंदे हो जाएंगे। यदि मैं ईंट से जाता हूँ तो इसमें मेरे शरीर का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कीचड़ से जाता हूँ। कुमार श्रेणी कीचड़ में से घर में प्रवेश करने जाते हैं और नंद श्री धीरे से देख लेती है कि कुमार ने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। फिर नंद श्री अपनी सखी निपुणमती को भेजती है और वो भी परीक्षा के निमित्त से भेजती है कि थोड़े से जल में क्या कोई कीचड़ साफ कर सकता है। अब आप देखिए कुमार की बुद्धिमानी। हे सुंदरी, आप इस जल से अपना कीचड़ साफ कर लीजिए। ठीक है। अरे इतने से जल में क्या ही होगा, इससे तो मेरे पैर ही साफ होंगे, मेरे वस्त्र कैसे साफ होंगे। लेकिन लगता है कुमारी ने यह भी एक परीक्षा रखी है मेरी। राजा श्रेणी अब उतने से जल में अपना कीचड़ साफ करते हैं। पहले तो वो पत्ते से अपना कीचड़ साफ कर लेते हैं और फिर उस जल से एक वस्त्र गीला करते हैं। वस्त्र गीला करके वो अपना कीचड़ साफ कर लेते हैं और बचा हुआ जल सखी को दे देते हैं कि हे सखी। हे निपुणमती, जी कुमार। यह जल अपनी सखा नंद श्री को दे देना। जी कुमार। इस प्रकार कुमार श्रेणी सभी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं। हेलो। राजकुमार की जय हो। अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? महाराज, अपने राज्य में इस समय एक बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। कैसी विपत्ति मंत्री जी? महाराज, महाराज उपसैनिक का निधन हो चुका है। क्या महाराज उपसैनिक का निधन हो चुका है? जी महाराज, और अब राज्य के उत्तराधिकारी महाराज चिलाती हैं। अच्छा, तो मंत्री जी मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज की यह सेनापति बोलना चाहते हैं। आ गया है कि अब आप राज्य का कारोबार संभालें। ठीक है मंत्री जी, यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा। मंत्रीवर ये कहना चाहते थे कि महाराजा उपश्रेणी के बाद राजा चिलाती हुई का राजा बना हुआ है, लेकिन नगर आगमन का सुनते ही राज्यारोहण होता है। चिलाती मैदान छोड़कर ये भाग जाता है और राजा संग्रह ही राजा बन जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। महाराज श्रेणी का राज दरबार लगा हुआ है और महाराज सानंद संपन्न अपना राज्य चला रहे थे, लेकिन उन्हें राज्य करते करते नंदी ग्राम के उस ब्राह्मण की याद आ जाती है जिनने उनका विपत्ति के समय अपमान किया था, भोजन पाने के लिए मना किया था। अब आप देखेंगे क्या महाराज श्रेणी उस अपमान का बदला लेते हैं। मंत्री जी,
आप नंदीग्राम जाइए और नंदीग्राम वासियों से कहना महाराज ने एक बकरा दिया है और इसका अच्छे से ध्यान रखें और उनसे कहिएगा कि यह बकरा ना ही मोटा होने पाए ना ही पतला होने पाए। यदि वह उसे कुछ भी हुआ तो महाराज उन्हें गांव से निकाल देंगे। जो आज्ञा महाराज। ठीक है। और बकरा लेकर के बकरा ले जाते हैं सेनापति। पर्दा बंद करते हैं। नंदीनाथ जी सेनापति जी बताइए क्या बात है। महाराज ने यह बकरा भेजा है और कहा है कि इसकी इस तरह से देखभाल करनी है कि न यह मोटा होने पाए और न पतला होने पाए। लेकिन ऐसा क्यों सेनापति जी। और महाराज ने यह भी कहा है कि अगर इसमें कुछ बदलाव आए तो आप लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। नंदीनाथ को अभी तक ज्ञात नहीं होता है कि ये वही महाराज श्रेणिक हैं जिनका उन्होंने अपमान किया था। अब आप देखिए। पता नहीं महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वे हमें ग्राम से निकाल देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। चलो ग्रामवासियों से पूछता हूँ। ग्रामवासियों, अरे ओ ग्रामवासियों, ग्रामवासियों, अरे ओ ग्रामवासियों, इधर आओ। ग्रामवासियों, आपने सुना महाराज श्रेणिक ने क्या आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है। महाराज ने यह बकरा भिजवाया है और यह आदेश दिया है कि इसकी इस तरह से खिलाई करे कि यह न मोटा होने पाए न पतला होने पाए। अगर इससे कुछ हो गया तो वे हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। नंदीनाथ जी, हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। नहीं नंदीनाथ जी, अपन इसको एक ही समय भोजन देते हैं जिससे ना ही ये मोटा हो ना ही ये पतला हो। नहीं, इससे तो ये फिर भी कमजोर दिखेगा। हे नंदीनाथ जी, इसको एक दिन छोड़ एक दिन भोजन देते हैं ताकि ये ना मोटा हो और ना ही पतला हो। नहीं, इससे तो ये कमजोर फिर भी दिखेगा। नहीं नहीं नंदीनाथ जी, हमें तो इन दोनों के उपाय बिल्कुल भी सही नहीं लगे। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। हाँ जी नंदीनाथ जी, अपन कुछ सोचते हैं। इसी बीच में अभय कुमार जी आते हैं और हे नंदीनाथ, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। हे दयालु कुमार, हम सब नंदी वासियों के द्वार पर घोर विपत्ति का प्रकोप है। मगधाधिपति महाराज श्रेणिक ने राजगृह से यह बकरा भिजवाया है और यह आदेश दिया है कि हम इस बकरे की इस तरह से खिलाई करें कि यह ना मोटा हो ना पतला हो। अगर इसे कुछ हो गया तो वे हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। इसमें चिंता की बात कैसी है नंदीनाथ। लेकिन कुमार, यह हम कैसे करेंगे। मैं अवश्य समस्या का निवारण बताता हूँ नंदीनाथ। ठीक है कुमार, कुछ न कुछ तो बताइए। आप अपने ग्राम के केंद्र में एक स्तंभ गड़वा दीजिए और उस स्तंभ में एक बाघ को कसकर बांध दीजिए, जिससे बकरा बाघ के सामने जाएगा वह भयभीत हो जाएगा। हे कुमार, इससे क्या होगा। इससे यह होगा नंदीनाथ, जब बकरा बाघ के सामने जाएगा तो वो भयभीत हो जाएगा और मोटा नहीं होगा, तो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। और ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक निरंतर कीजिए। ठीक है कुमार, हम यही उपाय करेंगे। धन्यवाद कुमार। इसलिए दुबला भी नहीं होता और कुछ महीनों बाद वह बकरा वापस राजा श्रेणिक के दरबार में ले जाया जाता है। ग्रामवासियों, हम कुमार के बताए हुए उपाय पर ही चलते हैं। चलो मैं इसे चराने ले जाता हूँ। चल 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 चलो, ये इस तरह चलता रहेगा तो यह मोटा हो जाएगा। मैं इसे बाघ के पास ले जाता हूँ। चल चल
इस प्रकार वो दिन भर खाता है और ये उसको बाग के सामने ले जाया जाता है। अब आप भी जानते हैं, जिसको अच्छा खिलाया जाए और फिर अच्छे किसी पहलवान के सामने खड़ा कर दिया जाए तो जितना उसने खाया है वह उसका एक समान हो जाता है, खाए और ना खाए बराबर ही रहता है। इस प्रकार एक माह व्यतीत होता है। इस प्रकार करते करते एक माह बीत जाता है और गांव वाले नंदीनाथ के पास जाते हैं। नंदीनाथ जी, एक माह बीत गया है। हाँ, हमें यह प्रक्रिया करते हुए पूरा एक माह व्यतीत हो गया है। चलो हमें रानी के पास चलना चाहिए। हाँ, चलो इस बकरे को महाराज की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। चल चल नंदी ग्रामवासी कुमार महाराज श्रेणी के पास जाते हैं। राजा श्रेणी के दरबार में लाते हैं। वह न मोटा है न पतला। अब देखिए आगे का दृश्य। महाराज की जय हो। कैसे आना आपको नंदी ग्राम वासियों? महाराज, आपने जैसा आदेश दिया था यह बकरा वैसा ही है। यह ना मोटा हुआ है ना पतला हुआ है। यह आपने जैसा भिजवाया था वैसा ही है। ठीक है नंदी ग्राम वासियों, आप सभी लोग अब जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। खुश रहो। नंदी ग्रामवासी वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उनको एक माह का समय दिया हुआ था। वह उन्हें व्यतीत करके बकरे को ज्यों का त्यों महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब महाराज श्रेणी सोचते हैं, नंदी ग्राम वासी इतने चतुर व चालाक कैसे हो गए? मंत्री जी, मुझे नंदी ग्राम वासियों की फिर से परीक्षा लेनी पड़ेगी। अब आप नंदी ग्राम जाइए और नंदी ग्राम वासियों से कहिए कि महाराज ने एक गजराज का वजन करके मंगाया है। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही जाइए मंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। महाराज मन में ठान लेते हैं कि अब नंदीनाथ, ओ नंदीनाथ, नंदीनाथ, अब क्यों आए हो? अब क्या हो गया है? हेलो। महाराज ने एक गजराज का वजन करके उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा है। क्या एक गजराज का वजन? महाराज पागल तो नहीं हो गए हैं? हाँ, एक गजराज का वजन। और उन्होंने यह भी कहा है कि आप लोग अगर गजराज का वजन करके उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए तो आप लोगों को ग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है। वे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? वे क्यों क्रोध कर रहे हैं? हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। लगता है कि वे हमें ग्राम से निष्कासित कर ही मानेंगे। चलो ग्रामवासियों से इसका उपाय पूछता हूँ। ग्रामवासियों, अरे ओ ग्रामवासियों के पास कोई भी उपाय नहीं रहता और वे निराश होकर के पुनः महाराज ने क्या अभय कुमार के पास पहुँचते हैं और अभय कुमार के सामने अपनी समस्या रखते हैं। सुना आप लोगों ने कि महाराज ने क्या आदेश भिजवाया है? महाराज ने कहा है कि हम एक गजराज का वजन कर बताएं। अगर हम वह नहीं बता पाए तो वे हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। हाँ, लगता है अब हमें एक ग्राम छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। ये तो हमें असंभव लग रहा है नंदीनाथ जी। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। महाराज, हम
नंदीराज जी, हम एक राजू में एक तरफ हाथी को रखते हैं और एक तरफ एक वस्तु को, फिर हमें उसका वजन पता चल जाएगा। नहीं, हम इतना बड़ा तराजू लाएंगे कहाँ से? हमें इन दोनों में से कोई भी उपाय सही नहीं लगे हैं। चलिए हम सभी अभय कुमार के पास चलते हैं। हाँ, चलो हम सब कुमार के पास नंदी ग्रामवासी कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ उपाय सोचे, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वही इस उपाय को बता सकता है। तो वे घूमते फिरते कुमार श्रेणी के पास जाते हैं और कुमार श्रेणी की शायद इस समस्या का भी समाधान बता पाए। हे दयालु कुमार, हम सबके ऊपर एक और घोर विपदा पड़ी है। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी नंदीनाथ जो आपको हमारी सहायता की फिर से जरूरत पड़ गई? महाराज ने हमें यह आदेश भी दिया है कि हम ग्रामवासी एक गजराज का वजन कर बताएं। अगर हम यह नहीं कर पाए तो वे हमें ग्राम से निष्कासित कर देंगे। बस इतनी छोटी सी बात, इसमें चिंता का विषय कैसा है नंदीनाथ? लेकिन कुमार, हम सब ग्रामवासी यह कैसे करेंगे? आप सभी चिंता न करें। आप सभी लोग एक नाव मंगाइए और उस नाव को एक नदी के बीच में रखिए और नाव में उस हाथी को बैठाइए। जब नाव जैसे डूबने लगेगी और जब जहाँ तक नीचे जाएगी नाव, वहाँ पर एक चिन्हित बिंदु आप लगा दीजिए केंद्र में। फिर हाथी को वापस निकाल लीजिए और नाव में बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर, कंकड़ पत्थर सब भर दीजिए और नाव चिन्हित बिंदु तक पहुंच जाएगी तो उतना ही हाथी का वजन होगा। ठीक है कुमार, हम सब यही उपाय करेंगे। धन्यवाद। पर्दा बंद होता है। चलो ग्रामवासियों, चिन्ह हम यही उपाय करते हैं। चलो, लगाने के बाद इस गजराज को यहाँ से उतार दो। गजराज को उतार दिया जाता है। गजराज उतरने के बाद हम इस पर ढेर सारे पत्थर रखते हैं जब तक यह इस निशान तक ना डूब जाए। नगरवासी नाव में पत्थर रखते जाते हैं और रखते ही जाते हैं, लेकिन एक भी निशान तक अभी तक नाव नहीं पहुंची। लास्ट समय अंत समय में वह नाव उस निशान तक पहुंच जाती है और गांव वाले खुश हो जाते हैं कि हमने गजराज की दौलत ले ली है। चलो, हम इन कंकड़ पत्थरों को महाराज की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। पर्दा बंद होता है। इस प्रकार राज दरबार पर जाते हैं और देखिए आप, महाराज की जय हो। महाराज, नंदी ग्रामवासियों, महाराज आपने जैसा आदेश दिया था हम वैसे ही एक गजराज का वजन कर आपके सामने ले आए हैं। अरे वाह, पर यह संभव कैसे हुआ नंदीनाथ? महाराज, हमने पहले एक नाव में एक गजराज को चढ़ाया और वो नाव जब तक अपने जितनी डूब गई, हमने वहाँ पर एक निशान लगा दिया और फिर उस गजराज को उस नाव से उतार दिया और फिर हम सब ग्रामवासियों ने उसमें ढेर सारे पत्थर रख दिए जब तक वह उस निशान तक ना डूब जाए। और फिर जब वह उस निशान तक डूब गई तो हम सब आपके सामने उसे उठाकर ले आए हैं। अरे नंदी ग्राम वासियों, आप लोगों ने तो असंभव कार्य को संपन्न किया है। आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। खुश रहो। इस प्रकार राजा श्रेणी का कोप शांत हो जाता। बालकों, हमें जामुन खानी है, हमें जामुन तोड़ कर दो। सैनिक से सभी बच्चे डर जाते हैं। क्या बात है सैनिक? हमें भूख लगी थी तो हमने बालकों से बोला कि हमें जामुन तोड़ कर दे। ठीक है,
कुमार श्रेणिक पूछते हैं कि हे सैनिक, आपको किस तरह के फल खाने हैं? आप कैसे कैसे फल खाना पसंद करेंगे? ठंडे ठंडे जामुन या गरम गरम जामुन? बताओ। सैनिक मन ही मन एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कहते हैं क्या एक वृक्ष में दो तरह के फल हो सकते हैं? ठीक है, लीजिए। और उपहास करते हैं। जरा ध्यान से खाइएगा, ऐसा नहीं कि आपकी दाढ़ी और मूछ चल जाएं। सभी हंसने लगते कि क्या इस इतने भी गर्म जामुन फल हैं जो उनकी दाढ़ी मूछ जल जाएंगे? और सैनिक अपमानित होकर वहां से चले जाते हैं। यही पर्दा बंद होता है। यात्रा पे गए थे, वहाँ पे कुछ बालकों ने हमारा उपहास उड़ाया। कैसा उपहास सेनापति? महाराज, एक युवक था जिसने हमारा उपहास उड़ाया। कैसा उपहास? उसने हमसे पूछा कि आप कुछ बालक वहाँ पर बैठे थे, जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि बालकों हमें जामुन खानी है। तो उसने हमसे पूछा कि आप कैसी जामुन खाना पसंद करेंगे, गरम जामुन या ठंडे जामुन? तो हमने कहा कि हम गरम जामुन खाना पसंद करेंगे। तो उसने कुछ जामुन के फल तोड़े और अपने हाथों से पकड़कर उसे रेत पर फेंक दी। और हम जब जामुन के फल उठाकर खाने लगे तो उसने हमसे यह कहा कि संभल कर खाना, कहीं आपकी दाढ़ी मूछ न जल जाए। अच्छा, ऐसा कहा? इससे तो यह प्रतीत होता है कि वह युवक बहुत ही चतुर व चालाक है। जी महाराज, वह किसी राजा का पुत्र लग रहा था। महाराज, वे और कोई नहीं, आपके पुत्र अभय कुमार ही थे। क्या मेरा पुत्र अभय कुमार और मेरे ही राज्य में? जी महाराज। उनको सम्मान पूर्वक और राजकीय सम्मान के साथ राजमहल में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते। राजकुमार का सम्मान होता है और वो पिताजी। आओ अभय कुमार, आओ। अभय कुमार, आसन ग्रहण करो। अभय कुमार के साथ नंदीग्राम के सभी ब्राह्मण आ जाते हैं। प्रणाम महाराज। हम नंदीग्राम वासियों से भूलवश जो भी गलतियां हुई हो कृपया उसे क्षमा करें। हम ग्राम वासियों के ऊपर क्रोध न करें महाराज। हे पिताश्री, इन नंदीग्राम वासियों को अभयदान दिया जाए। अभय कुमार, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है नंदीग्राम वासियों, मैं आप सभी को अभयदान देता हूँ। प्रणाम महाराज, धन्यवाद महाराज। नंदीग्राम वासियों को कुमार अभय कुमार अभयदान दिला देते हैं और नंदीग्राम वासी खुश होकर के अपने ग्राम लौट जाते हैं। इस प्रकार महाराज श्रेणिक और अभय कुमार का मिलन होता है और महाराज श्रेणिक कुमार को राजकुमार पद से विभूषित करते होता है। तो याचना करने वाले बहुत आते हैं। ऐसे ही दो स्त्रियां आई हुई हैं, अब आप देखेंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, दो स्त्रियां आपसे न्याय के लिए आई हुई हैं। अच्छा, उनको अंदर लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। सामने देखते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या हुआ? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? महाराज, मुझे न्याय चाहिए। कैसा न्याय? महाराज, ये पुत्र मेरा है। मेरे स्वामी के जाने के बाद मैंने सोचा हम दो बहनें आपस में मिलकर इस पुत्र का लालन पालन करेंगे, लेकिन इसने मेरे पुत्र पर ही अपना अधिकार कर लिया है। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, ये मेरा पुत्र है महाराज। भगवान के लिए तो झूठ मत बोलो, ये मेरा पुत्र है महाराज। नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र है। नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पास रहेगा। मेरा पुत्र है ये। रुको, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। रुक जाओ तुम लोग। अभय कुमार, आप इनकी दुविधा का समाधान करें। सैनिक, इस बालक के दो टुकड़े कर दिए जाएं। नहीं
ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं है। आप इस पुत्र को उसको भी प्रदान करें, ये मेरा पुत्र नहीं है। अरे वाह, मेरा पुत्र तो मेरे पास आ गया। पिताश्री, अब क्या किया जाए? हे कुमार, आपको यह कैसे पता चला कि यह पुत्र इस स्त्री का है? पिताश्री, जब मैंने सैनिक को आदेश दिया कि इस बालक के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो ये माँ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और ये माँ बोल बोल कर रोने लगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये पुत्र इनका है, ये पुत्र इस माँ को सौंप दिया जाए। अच्छा अभय कुमार, ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। इस प्रकार अभय कुमार ने 2 स्त्रियों के पुत्र संबंधी न्याय को प्रस्तुत किया और बहुत ही आसानी से उनका न्याय कर दिया। को अंदर लेकर आइए। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाराज, मैं एक चित्रकार हूँ, मेरा नाम भरत है। महाराज ये चित्र देखिए। हे भरत, यह किसका चित्र है? ये रानी चेलना है। ये सिंधु देश की पैताली नगरी के राजा चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना है। ये बहुत ही सुंदर है और गुणवान भी है। अच्छा, परंतु महाराज एक समस्या है। कैसी समस्या भरत? राजा चेतक जैन धर्म के अनुयायी हैं और उनकी प्रतिज्ञा है कि उनकी पुत्री राजकुमारी चेल्ला का विवाह जैन धर्म में हो। अच्छा, ऐसा है, ठीक है भरत, अब आप जा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते और मूर्छित हो जाते। क्या हुआ अभय कुमार? अभय कुमार, यह है मेरे मूर्छित होने का कारण। ये कौन है पिताश्री? यह रूपमती रानी चेलना है। यह चेतक राजा की पुत्री है और चेतक राजा चाहते हैं कि इनका विवाह जैन धर्म के अनुयायी से हो, मतलब जिनका जो जैन धर्म मानते हो उन्हीं से इनका विवाह हो। लेकिन मैं ठहरा बौद्ध धर्म मानने वाला, तो इनका विवाह मुझसे कैसे होगा? इसी चिंता में मैं मूर्छित हो गया था अभय कुमार। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही इस समस्या के निवारण निकालता हूँ और जैन धर्म का धारण करके मैं शीघ्र ही सिंधु देश जा रहा हूँ। ठीक है अभय कुमार, शीघ्र जाइए। आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ आदिनाथ जय 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 आदिनाथ श्यामगिरी के बड़े बाबा की अरे ये कौन जैन धर्म की इतनी भक्ति कर रहा है? हाँ, ये कौन जैन धर्म की इतनी भक्ति कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो चलकर देखते हैं। हे मान्यवर, जिनेंद्र प्रभु के प्रति इतनी आदर श्रद्धा के साथ भक्ति देखकर हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। आप कौन है मान्यवर? हे राजकुमारी, मैं अभय कुमार हूँ। मान्यवर, आप किस देश के निवासी हैं, जिसके राज्य के लोग इतने जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं? हे राजकुमारी, मैं राजग्रही देश का निवासी हूँ। हे मान्यवर, आपके राज्य में कौन सा राजा राज्य करता है? हे राजकुमारी, हमारे राज्य में राजा सैनिक राज्य करते हैं। हे मान्यवर, आपके राजा किस धर्म का पालन करते हैं? हे राजकुमारी, हमारे राज्य के राजा जैन धर्म के अनुयायी हैं, वे जैन धर्म का पालन करते हैं। मान्यवर, आपके राजा और राज्य के बारे में सुनकर हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। हम चाहते हैं हमारे यहाँ राजों का सदैव आगमन लगा रहता है। मान्यवर, आपके राजा के इतने अच्छे विचार सुनकर हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं। हम सभी राजकुमारियां उनके साथ अपना भावी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।
कृपया कर आप कोई ऐसी योजना बताइए जिससे यह संभव हो सके, क्योंकि हमारे पिताश्री इतनी आसानी से इस बात के लिए राजी नहीं होंगे मान्यवर। में चिंता की कोई बात नहीं है राजकुमारी, हम शीघ्र ही कोई योजना बनाते हैं इस राज्य से बाहर जाने की। हेलो, जी मान्यवर। संगीत पार्टी जहाँ कहीं भी हो अपने प्रणाम पिताश्री। आओ अभय कुमार, आओ। देखिए पिताश्री, मैं अपने साथ किसको लाया हूँ? किसको लाए हो अभय कुमार? महाराज, ये महाराजा चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना है। यही है राजकुमारी चेलना, जी महाराज। जिनके बारे में मैंने इतना सुना था। जी महाराज, यही राजकुमारी चेलना है। तुम्हारी चेलना को देखकर आसन ग्रहण कीजिए अभय कुमार। रानी चेलना भी आसन ग्रहण करती है। इस प्रकार कुमार द्वारा रानी चेलना को लाया गया और महाराज श्रेणी से उनका विवाह कर दिया गया। विवाह राजमहल में जैन धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। पता नहीं अभय कुमार से मेरा क्या पूर्व जन्म का पैर था जो उन्होंने मुझे इस राज्य में फंसा दिया। यहाँ तो सभी बौद्ध धर्म का ही पालन करते हैं, जैन धर्म का नाम निशान भी नहीं है यहाँ पर। संगीत पार्टी जहाँ हो क्या हुआ ठीक है, महारानी? सुन रहा है। नहीं, कुछ नहीं। दासी दौड़ते हुए महाराज श्रेणी के पास जाती है कि महाराज श्रेणी, देखिए रानी चेलना, जी महाराज। आप इतना रो क्यों रही है रानी चेलना? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? यदि किसी ने आपसे कुछ कहा हो तो बताइए, मैं अभी उसको दंड देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मेरे रोने का कारण सिर्फ यह है कि इस राज्य में जैन धर्म का नाम निशान भी नहीं है। मैंने सोचा था यहाँ जैन धर्म का बहुत अच्छे से पालन होता है, किंतु यहाँ पर तो सभी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं महाराज। नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी सब बौद्ध धर्म को ही मानते हैं और बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैन धर्म ही एक सच्चा श्रेष्ठ धर्म है। जैन धर्म में ही जीवों के प्रति दया, स्नेह, समान भाव की भावना रहती है महाराज, और जैन धर्म ही मोक्ष लगाने वाला है महाराज। इसलिए जैन धर्म ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धर्म है महाराज। महारानी, यदि आप जैन धर्म को ही पालन करना चाहती हैं तो अवश्य इसमें आपको कोई भी रोकेगा नहीं। हाँ महाराज, ठीक है। ठीक है महारानी। इस प्रकार रानी चेलना प्रसन्न हो जाती है कि महाराज की जय हो। महाराज, अपने राज्य में बौद्ध साधुओं का आगमन हुआ है। क्या मेरे नगर में बौद्ध साधुओं का आगमन हुआ है? उनको सम्मान पूर्वक राजसभा में लेकर आया जाए। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, श्री की जाओ। खड़े होकर के उनका आगमन करते हैं। आइए गुरुवर, आइए आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए गुरुवर। राज दरबार में, राजमहल में बौद्ध गुरु आ चुके हैं। हे अपना गुरुवर, उपदेश देते हैं। हे गुरुवर, आप हमारे दरबार में आए, हम बहुत प्रसन्न हुए। आप हम सबको उपदेश देकर कृतज्ञ करें गुरुवर। हे पुत्र, बौद्ध धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है। जी गुरुवर, बौद्ध धर्म तो पूरे जहां में सर्वश्रेष्ठ है। गुरुवर, यह मेरी रानी चेलना है, आप इन्हें भी बौद्ध धर्म के बारे में बताइए और इनसे कहिए कि जैन धर्म को त्याग दें और बौद्ध धर्म अपना लें गुरुवर। हाँ महारानी, बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम
बौद्ध धर्म के गुरुओं को तीनों लोगों का ज्ञान है और जैन धर्म तो झूठा है। रुक जाइए साधुवर। जैन धर्म ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धर्म है साधुवर। आप जैन धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपके पास क्या प्रमाण है महारानी? आप बताइए, आप अपना प्रमाण दीजिए कि बौद्ध धर्म श्रेष्ठ होने का आपके पास क्या प्रमाण है। बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है गुरुवर, आप हमारे यहाँ कल भोजन पर आइए। अवश्य। हमें भी उन्हीं का इंतजार है। अरे वाह, वो तो आ ही गए। आइए गुरुवर, आइए साधुवर। प्रणाम गुरुवर। हे गुरुवर, आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ साधुवर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर, और वहाँ महारानी चेतना सखी की सहायता से उनकी पादुकाएं मंगवा लेती है। गुरुवर, आप रानी को समझाइए कि वो बौद्ध धर्म को अपना ले और जैन धर्म को त्याग दें। महाराज, कल हमने महारानी को थोड़ा सा ही उपदेश दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। वो तो है गुरुवर, आपकी बहुत ही कृपा है इस पर तो। गुरुवर, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। महारानी, गुरुवरों की लीजिए साधुवर, आप सभी भोजन ग्रहण कीजिए। और ये भोजन प्रारंभ करते हैं और भिक्षुओं की बहुत भिक्षुओं महारानी और भोजन लाइए गुरुवरों के लिए। अवश्य महाराज, लीजिए। और बौद्ध भिक्षुओं की इस वेशभूषा से और उनके इस महाराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी रानी कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। इस प्रकार बौद्ध साधु भोजन ग्रहण करते हैं और फिर महाराज से जाने की आज्ञा मांगते हैं। अब महाराज हम प्रस्थान करते हैं। महाराज उन्हें बाहर तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन बौद्ध साधु परेशान हो जाते हैं। अब आप सुनिए वह क्यों परेशान है। अरे, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ गईं? द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज। गुरुवरों की चरण पादुकाएं कहाँ गई यहाँ से? मैं अभी ढूंढता हूँ महाराज। श्री की ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ कहीं पर भी गुरुओं की पादुकाएं नहीं है। तो ऐसा दुस्साहस किसने किया होगा? महारानी चेतना मन ही मन मुस्काती है कि वो यही सोचती है कि ये तो त्रिकालदर्शी है, फिर भी क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं कि मेरी चरण पादुकाएं कहाँ हैं। साधुवर, आप तो 3 लोक के ज्ञाता हैं, आप सर्वज्ञ हैं। आपको पता होगा कि आपकी पादुकाएं कहाँ गई। आपका क्या तात्पर्य है महारानी? मेरा तात्पर्य यह है साधुवर कि आपकी पादुकाएं आपके पास ही हैं। यदि हमारे पास हमारी चरण पादुकाएं होती तो हम आपसे ढूंढते ही क्यों? साधुवर, मेरे कहने का आशय यह है, आपके पास अर्थात आप सभी लोगों के पेट में ही आपकी पादुकाएं हैं। क्या महारानी? हाँ साधुवर,
बहुत साधु परेशान और उनको पता चलता है मेरे ही पेट में मेरी चरण पादुकाएं हैं तो वही बमन करने लगते हैं। महाराज आपने हमें हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था। नहीं नहीं गुरुवर, यह तो रानी की नासमझी है जो उन्होंने आपसे ऐसा कहा। महाराज इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब रहने ही दीजिए महाराज, अब हमें और नहीं सुनना। क्या आपके जैन धर्म में यही सिखाया जाता है? नहीं नहीं गुरुवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए गुरुवर। अब चलो, हमारा तो इन्होंने अपमान कर दिया है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बौद्ध साधु अपमानित होकर चले जाते हैं। और मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहती थी, जो ये बौद्ध साधु कह रहे थे ये सर्वज्ञ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ जैन धर्म ही सच्चा और शाश्वत धर्म है महाराज। नहीं महारानी, आपने मेरे साधुओं का अपमान करके मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, इसका बदला मैं अवश्य ही लूंगा आपसे महारानी। पर्दा बंद होता है। आप देखेंगे महाराज वन क्रीड़ा के लिए जाते हैं और यहाँ पर इस विशेष नाटिका को देखते हुए और इससे प्रभावित होकर श्री प्रवीण कुमार जी जैन सलेहा वालों की ओर से 200 रुपए की, यदि ऐसा नाटक लग रहा है तो आप लोग बीच बीच में उत्साहवर्धन अवश्य करते रहें। कलाकार करने वाले अभिनय कर्ताओं के उत्साह का वर्धन करें। राजा श्रेणिक वन क्रीड़ा के लिए अपने मंत्रीवर के साथ जाते हैं और यशोधर मुनिराज ध्यान मग्न मुद्रा में जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, इतनी ठंड में भी तपस्या कर रहे हैं जैन साधु। आज की जय हो। हे मंत्रीवर, हे मंत्रीवर, यह बिना कपड़ों के, बिना दाढ़ी मूछ के यह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? महाराज आप इन्हें नहीं जानते? नहीं मंत्री जी, यह कौन है? ये वही जैन पखंडी मुनिराज है जिनके मिथ्यात्व में आकर रानी चेल्ला ने बौद्ध साधुओं का अपमान किया था। क्या ये वही है जिन्होंने रानी ने अपनाकर मेरे बौद्ध गुरुओं का अपमान किया था? जी महाराज, ये वही जैन पखंडी मुनिराज है। तो मैं अपना बदला अवश्य ही लूंगा मंत्री जी। जी महाराज। महाराज क्रोध के वेश में आकर के महाराज के ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। इस कुकृत्य करने के बाद महाराज श्रेणिक सातवें नरक का बंद कर लेते हैं। मुनियों का अपमान करने से नरक आयु का बंद होता है, लेकिन उन्होंने महाराज पर उपसर्ग किया, इसलिए उन्हें सातवें। मैं कुछ दिनों पहले मंत्री जी के साथ वन में गया था, तो वहाँ मुझे एक नग्न मुद्रा में एक व्यक्ति मिला। महाराज कौन था वह? मंत्री जी ने बताया कि वह कोई जैन मुनिराज थे। अरे महाराज फिर आपने क्या किया? मैंने उन पर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ मंत्री जी। महाराज आपको यह दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए था। वो एक जैन साधु है, वो सच्चे साधु होते हैं महाराज। रानी, यदि वो जैन साधु होते तो वह भाग खड़े हुए होंगे, वह तो मुझे कोई पाखंडी लग रहा था। नहीं नहीं महाराज, जैन साधु कभी भी कोई पाखंडी नहीं होते हैं महाराज। आपने ये क्या कर दिया? इसका फल आपको बहुत बुरा भोगना पड़ेगा महाराज। यदि वो सच्चे जैन साधु होंगे तो वह वहाँ ही होंगे, यदि तो भाग खड़े हुए होंगे महारानी। महाराज हमें शीघ्र वहाँ चलकर देखना चाहिए और उनके उपसर्ग दूर करना चाहिए। मुझे विश्वास है वो अभी वही होंगे। महारानी आप इतनी चिंतित हो रही हैं तो अवश्य हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वह मुनिराज वही है या कहीं भाग खड़े हुए। हाँ महाराज शीघ्र कीजिए, मैं अभी शक्कर और घी लेकर आती हूँ महाराज। राजा श्रेणी और अरे रानी, यह मुनिराज तो यही है। हाँ महाराज हमें शीघ्र इनका उपसर्ग दूर करना चाहिए। ठीक है महारानी। कर्तव्य का बोध हुआ और उन्हें ज्ञान हुआ कि अरे मेरे हाथों से यह क्या हो गया। और राजा श्रेणिक ने और रानी चेल्ला ने उन यशोधर मुनिराज के
कली का सर्प निकालना प्रारंभ कर दिया और नमोस्तु मुनिराज। हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं मेरे कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा था जो मैंने आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाला। क्षमा याचना की इन्होंने नासमझी में ये दुष्कृत किया, इन्हें क्षमा करें मुनिराज। और कहते हैं कि राजा सैनिक ने जो 7 में नरक का वध किया था, उनके पश्चाताप के माध्यम से उनके लिए हे मुनिराज, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। उनके लिए नमोस्तु महाराज। प्रथम तीर्थंकर होंगे उस भविष्य काल की उस चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान के प्रथम क्रम में, जैसा वर्तमान काल के ऋषभ देव है, वैसे ही वह भविष्य काल की 24वीं में पद्मनाभ तीर्थंकर कि उनका पुत्र कुणिक जो होगा वह इनके पति के मृत्यु का कारण होगा। इस कारण से वह चिंतित होती है, क्योंकि कुणिक बड़ा हो चुका है और उसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया है और अत्याचार करता ही जा रहा है। फिर वह माता के पास जा आता है। देखिए आगे का दृश्य। कुणिक कुछ राजसभा में अपनी अंतपुर में अंतः कक्ष में बैठे। प्रणाम माता श्री। खुश रहो पुत्र। माँ, मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। कहो पुत्र, क्या बात है? माँ, यदि इस संसार में मेरे पिता इतने ही स्नेहशील हैं, तो मुझे जन्म लेते ही जंगल में क्यों फिरवा दिया गया माँ? नहीं नहीं पुत्र, अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल में नहीं फिरवाया था पुत्र। तो माँ, किसने फिरवाया था मुझे जंगल में? पुत्र, यह दुष्कृत्य मैंने ही किया था। क्या आपने माँ? हाँ पुत्र, सच तो यह है कि तुम्हारे जन्म के समय मुझे स्वप्न आया था, जिसका फल मुझे यह बताया गया था कि भविष्य में तुम ही अपने पिता के हत्यारे होगे। बस महाराज का वियोग न सह पाने के कारण मैंने ही तुम्हें जंगल में फिरवा दिया था पुत्र। हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ। मैंने अपने पिता को कारागार में डलवा दिया। बताइए माँ, मैं पश्चाताप कैसे करूँ? नहीं पुत्र, तुम दुखी मत हो। तुम्हें अपने पश्चाताप के लिए अतिशीघ्र कारागार में जाकर अपने पिता को वहाँ से निकाल देना चाहिए पुत्र। यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। जो आज्ञा माँ, मैं अभी जाता हूँ। कुणिक पश्चाताप की आग में कौन आ रहा है? उसके पंजाब की आवाज से राजा सैनिक डर गया, क्योंकि वह प्रतिदिन आकर के कोड़े मारता, उस पर कई प्रकार के दुराचार करता, अत्याचार करता। लगता है कोई आ रहा है। अरे लगता है वही दुष्ट आया है मुझे मारने के लिए। लगता है नया अत्याचार करने आया है। मैं इसके अत्याचारों से परेशान हो चुका हूँ। मेरे पास इस कारागृह से मुक्त होने के कोई उपाय ही नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ यही उपाय बचा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं और इस कारागृह से मुक्त हो जाऊं। महाराज श्रेणिक अपना आत्मघात कर लेते हैं। अब देखते हैं कुणिक क्या करता है। अरे यह क्या, मेरे पिता मूर्छित पड़े हुए हैं। पिताश्री उठिए, पिताश्री उठिए। मैं आपको सम्मान सहित माता के पास ले जाने आया था। उठिए पिताश्री। पश्चाताप की आग में जलता है और देखता है कि मेरे पिता ने तो अपना आत्मघात कर लिया है। उठिए पिताश्री, मैं कितना अभागा हूँ। मुझे अपने पिता का बिल्कुल भी स्नेह नहीं मिला। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री। उठिए महाराज, उठिए। माता देखिए ना, पिता को क्या हो गया। उठिए पिताश्री। महाराज उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री। की जय।